हेलो दोस्तों। 5 अगस्त 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे युद्ध की शुरुआत। लेकिन इस युद्ध की भूमिका युद्ध के लगभग 11 साल पहले एक डिफेंस एग्रीमेंट से ही निश्चित की जा चुकी होती है, जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच 700 मिलियन यूएस डॉलर का एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जाता है। जैसे ये एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके 2 साल बाद यानी 1956 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए सीमा विवाद का जन्म होता है। इस सीमा विवाद का कारण कश्मीर नहीं बल्कि गुजरात का रण ऑफ कच्छ होता है। वैसे आपको बताते चलें कि यह डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान की सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए यानी तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिए किया जाता है। 1956 में जब रण ऑफ कच्छ की विवाद का जन्म होता है तब तक अब वो उस राशि का भुगतान नहीं हुआ होता है। उसके बाद 1960 तक अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को उस राशि का भुगतान किया जाता है, जिसके तुरंत 2 साल बाद भारत और चाइना के बीच एक युद्ध हो जाता है। जिस 1962 का युद्ध कौन भुला सकता है। 1962 के युद्ध के बाद इधर भारतीय सेना में भी कई बड़े बदलाव होते हैं। 1965 में पाकिस्तान की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत। जनवरी 1965 पाकिस्तानी सेना भारत अधिकृत क्षेत्रों पर पेट्रोलिंग करना शुरू कर देती है, जिसे रोकने के लिए दोनों सेनाओं में जवाबी कार्रवाई भी होती है। इसी के तहत 8 अप्रैल 1965 को दोनों सेनाओं के बीच में गोला बारूद शुरू हो जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना एक ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च करती है। इस ऑपरेशन के तहत कंजौर कट के निकट सभी या कह लीजिए कुछ भारतीय पोस्टों पर पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा करने लगती है। जिसके बाद युद्ध को बढ़ता देख जून 1965 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन इसमें हस्तक्षेप करते हैं और दोनों देशों से शांति की अपील करते हैं। जिसके बाद कुछ समय के लिए यह विवाद थमता है और इस रुकावट को कह लीजिए या भारत की इस विनम्रता को पाकिस्तानी सेना अपनी जीत समझने लगती है। पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यह रुकावट भारत की डर है, क्योंकि उसे लगता था कि 1962 के युद्ध के बाद भारत किसी भी सैन्य विरोध को रोकने में असक्षम है, यानी वो किसी अचानक किए गए हमले से बचने के लिए असमर्थ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को ये लगता था कि उनका नेतृत्व जो कि उस समय अयूब खान कर रहे थे वह उसे रण ऑफ कच्छ जरूर दिला देंगे। जिसके बाद वह दूसरी तरफ यानी अब कश्मीर के ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक नए ऑपरेशन गिब्राल्टर को लॉन्च किया, जिसके तहत वह छापामार के भेष में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसना शुरू करते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि कश्मीर की आम जनता या कह लीजिए बहुमत की जनता जो मुस्लिम थी वह उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी तरफ वह 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी सेना, जिनकी संख्या लगभग 26,000 से 33,000 थी, आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत पर हमला करते हैं। इस दिन से ही युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, आधिकारिक रूप से युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। जब पाकिस्तानी सेना भारत पर हमला करती है तो शुरुआती दौर में भारत उसका पुरजोर विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध या कह लीजिए सक्सेस अपेक्षित होते जाता है और दोनों सेनाएं लगभग तरफ पाकिस्तानी सेना भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कि तिठवाल, पुंछ और उरी पर कब्जा करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना भी पाकिस्तान के 8 किलोमीटर अंदर तक के हाजी पीर पास पर कब्जा करने का प्रयास करती है। भारतीय सेना को हाजी पीर पास तक पहुंचता देख 1 सितंबर 1965 को इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना एक नए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च करती है। यद्यपि अभी तक भारतीय सेना हाजी पीर पास पर अपना कब्जा कर लेती है, जिसके तहत या जिसके बाद
उनका ऑपरेशन गिब्राल्टर फेल हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत वह जम्मू के अखनौर पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए भारतीय सेना की तरफ से देखा जाए तो अखनौर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी आर्टिलरी हो या उनका भोजन सप्लाई हो, ये सभी अखनौर से ही होकर जाते थे। धीरे धीरे युद्ध बढ़ता गया और युद्ध दिसंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे अंब के इलाके में भारी बमबारी की जाती है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम फेल हो जाता है और वह अखनौर को अपने कब्जे में ज़्यादा देर तक रखने में असमर्थ होता है, या कह लीजिए कि वो नहीं रख पाता है। जिसके बाद अपनी फौज के ऊपर से या अपनी सेना के ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए भारतीय सेना विभिन्न फ्रंटों से पाकिस्तान पर हमला कर देती है। इसके बाद 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके पर पहुंचती है, जिस स्थान का नाम इकोगिल कैनल होता है। इकोगिल कैनल पर एक गांव के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाता है, जिसे बरकी ब्रिज कहा जाता है, जो कि लाहौर के निकट ही होता है। यानी अब तक आधिकारिक रूप से भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी होती है, जो कि पाकिस्तान की दृष्टि से उसका एक महत्वपूर्ण शहर होता है। इस प्रोग्रेस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में या कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत और पाकिस्तान से अपील करता है कि वह एक टेम्परेरी सीज़फायर बना दें, जिसके बाद लाहौर की जनता या आम जनता को कोई परेशानी न हो। फिर भी 6 सितंबर को पाकिस्तान अपनी विजय के रूप में मनाता है और उस दिन उसे अपना डिफेंस। वैसे तो देखा जाए तो यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, यानी इस युद्ध का कोई भी कह लीजिए कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, न कोई देश जीता न कोई देश हारा। फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो जहां पाकिस्तानी सेना ने केवल भारत के केवल 540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिकृत किया था, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान का अपने कब्जे में लिया था। अगर उस समय के भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की तुलना की जाए तो जहां पाकिस्तान की सेना की संख्या लगभग 2,80,000 थी, तो वहीं भारतीय सेना की संख्या लगभग 7 लाख के करीब थी। भारत के पास उस समय 700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट थे, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 280 एयरक्राफ्ट थे। एक तरफ भारत के पास 720 टैंक थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 756 टैंक थे, यानी टैंकों की संख्या में पाकिस्तान हमसे थोड़ा आगे था। आर्टिलरी की बात करें तो हमारे पास लगभग 650 के करीब आर्टिलरी थी, तो वहीं पाकिस्तान के पास 500 के करीब आर्टिलरी थी। मतलब कि अगर एक तरफ से देखा जाए तो भारत की विजय निश्चित थी। लेकिन इस युद्ध के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान को ताशकंद बुलाया जाता है एक शांति समझौते के लिए। इसकी पहल सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 1 जनवरी 1966 को ताशकंद पहुंचते हैं, जहां 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच ये शांति सम्मेलन चलता है। लगभग एक हफ्ते तक शांति सम्मेलन पर बात करने के बाद 10 जनवरी 1966 को दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके तहत 5 अगस्त से पूर्व तक जो स्थिति थी, यानी 5 अगस्त से पूर्व तक सभी सेनाएं, दोनों देशों की सेनाएं यथास्थिति बनाए रखेंगे। यानी जो जितना कब्जा किया है ज़मीन जिस देश का, उसे उस सैनिक सेना को उसे लौटाना पड़ेगा। जिसके बाद उसी रात को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यानी इतना विकसित आज के समय में और उस समय में भी उतने बड़े देश होने के बावजूद हम ये पता नहीं लगा पाए कि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में एक समझौते के लिए जाते हैं और उनकी एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, वो भी कैसे। यानी
हम इतने असमर्थ हो जाते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु से भी पर्दा न हटा पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई रहस्य था या इसमें कोई साजिश थी जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? कमेंट करके जरूर बताएं।